नमस्कार। माई सेल्फ हितेश और आज हम डिस्कस करेंगे 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज ऑन इंडियन हिस्ट्री। इतिहास से संबंधित 10 और नए इंपॉर्टेंट सवाल लेकर मैं आपके सामने प्रस्तुत हूं। हितेश कौशिक मेरा नाम है और 9 बजे जो है हमारी मुलाकात होती है ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू सेशन में। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले सवाल पर आ जाते हैं। जल्दी से 10 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करेंगे। पहला सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पर। What is the correct chronological sequence of the following rulers of Bengal? बंगाल के इन सभी जो है रूलर्स का क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस बताना है आपको। ठीक है, तो देख लो, सुजाउद्दीन, मुर्शीद कुली खान, सरफराज खान या अलीवर्दी। ऑप्शन है 2134, 1243, 2143 या 1234। आंसर देखो, आप पॉज कर सकते हो ताकि, क्योंकि ये रिकॉर्डेड फॉर्मेट में आपके पास जा रहा है ये एमसीक्यू सेशन, तो आप पॉज कर सकते हो। इससे क्या होगा कि फिर आप जो है ये क्वेश्चंस ट्राई कर सकते हो। ठीक है, तो इसीलिए पॉज कर लेना, मैं आंसर बताता हूँ। आंसर है 2143। सबसे पहले मुर्शीद कुली खान सबसे पहले थे। उसके बाद फिर जो है फिर वो इसके बाद आते हैं आपके सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज खान और उसके बाद फिर जो है लास्ट में आते हैं अलीवर्दी खान। ये सिराजुद्दौला जो 1757 बैटल ऑफ प्लासी के समय पर नवाब थे, उनसे पहले जो बिल्कुल थे वो अलीवर्दी खान थे। ठीक है, तो अलीवर्दी खान से पहले जाएंगे तो सरफराज खान थे, और सरफराज खान से पहले जो है वो आपके सुजाउद्दीन मोहम्मद खान थे, और सबसे पहले मुर्शीद कुली खान थे। तो इसीलिए सीक्वेंस क्या बना, सबसे पहले मुर्शीद कुली खान, फिर सुजाउद्दीन, उसके बाद सरफराज और उसके बाद अलीवर्दी खान। ठीक है जी, तो ये सीक्वेंस सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले सवाल पे आ जाते हैं। देखिए यहां पर ये कुछ इवेंट्स दिए हुए हैं। इसमें कॉर्नवालिस कोड है, लॉर्ड नॉर्थ्स रेगुलेटिंग एक्ट है और पिट्स इंडिया एक्ट है। अब आपको इनका सही क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस पहचानना है, बिल्कुल वैसे ही जैसे पिछले सवाल में किया। आपका काम ये है, आप इसको पॉज कर लीजिए, मैं आपको सही उत्तर बता देता हूं। ठीक है जी, ये रहा सही उत्तर। सही उत्तर है 231, मतलब सबसे पहले आएगा लॉर्ड नॉर्थ की रेगुलेटिंग एक्ट। ये सिंपल रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ही है, क्योंकि लॉर्ड नॉर्थ ने इसको लगाया था, इसीलिए ये जो है नॉर्थ रेगुलेटिंग एक्ट लिखा हुआ है और 1773 में ही इंपोज की गई थी। इसके बाद आया फिर आपका पिट्स इंडिया एक्ट। लॉर्ड विलियम पिट जब प्राइम मिनिस्टर बने ब्रिटेन के, तो उन्होंने लगाई पिट्स इंडिया एक्ट, तो ये 1784 की है। लास्ट में कॉर्नवालिस ने जब एक नया कोड ऑफ कंडक्ट लागू किया 1793, तो ये सीक्वेंस है 231। ठीक है, तो ये आ गया आपका बी आंसर। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं। अगला सवाल टीपू सुल्तान से जुड़ा हुआ है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट टीपू सुल्तान। टीपू सुल्तान मैसूर स्टेट से जुड़े हुए हैं, ये ध्यान रखना, और एंग्लो मैसूर वॉर्स में इनका नाम आता है जो उन वॉर्स के अंदर। ठीक है, क्योंकि इनके फादर हैदर अली जो है, उन्होंने एक तरीके से मैसूर रियासत को एक स्ट्रॉन्ग रियासत में बदल दिया था। उसके बाद टीपू सुल्तान जो है फिर उनकी लेगेसी को आगे बढ़ाते हैं, लेकिन अंग्रेज इनको हराने में सफल हो जाते हैं। ठीक है, तो पहला है स्टेटमेंट, ही मेड नो ट्रीटी विद द ब्रिटिश। ठीक है, दूसरा, ही हैड नो क्वारल्स विद द मराठास। तीसरा, ही सॉट फ्रेंच अलायंस, तो उन्होंने फ्रेंच अलायंस जो है वो मांगा। चौथा है, ही फेल फाइटिंग अगेंस्ट द ब्रिटिश। ठीक है, अब देखो ये 4 स्टेटमेंट दी हुई है, आपको बताना है कौन कौन सी स्टेटमेंट ठीक है। 1 2 3, 2 3 4, उसके अलावा 3 4 और 1 4। ठीक है, तो बताएं कौन सा सही है। ठीक है जी, चलो तो मैं आपको एक बार के लिए अभी यहां पर आपको सही उत्तर बता देता हूं, आप उससे पहले पॉज कर सकते हैं। आप पॉज कर लो, मैं आंसर बता रहा हूं। ठीक है, आंसर है सी मतलब 3 और 4 करेक्ट है, पहली दोनों स्टेटमेंट रॉन्ग है। यहां पे लिखा है ही मेड नो ट्रीटी विद ब्रिटिश, नहीं, ब्रिटिश के साथ ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम की थी ना इन्होंने, जब ये हारे थे तीसरे युद्ध में तो ट्रीटी ऑफ सेरिंगपट्टनम की। और जब तीसरे एंग्लो मैसूर वॉर में ये हारे थे, तो किससे हारे थे? एक अलायंस था निजाम का, मराठा का, अंग्रेजों का। तो मराठा के साथ जो है इनका झगड़ा हुआ था, क्वारल था, तभी तो तीसरे युद्ध में वो इनके खिलाफ थे। तो सीधी सी बात है, पहली दोनों स्टेटमेंट गलत है। तीसरा ठीक है, हाँ, फ्रेंच से इन्होंने मदद मांगी थी, इन्होंने तो चिट्ठियों तक लिखी थी कि फ्रेंच से मदद आए, और
वहां उनकी मदद से इन्होंने यहाँ पे एक मॉडर्न आर्सेनल भी डिंडीगुल में एस्टैब्लिश कर रखा था, हथियार खाना, और बहुत सारे फ्रेंच सोल्जर्स को डिप्लॉय भी कर रखा था अपनी आर्मी में। और ये जब मरे तो मतलब इनकी डेथ हुई चौथी एंग्लो मैसूर वॉर के बाद, और युद्ध में ही लड़ते हुए मारे गए थे टीपू सुल्तान, ठीक है, अंग्रेजों के खिलाफ। तो बिल्कुल ठीक है, थर्ड और फोर्थ बिल्कुल ठीक है, ठीक है, ये साहब हमारे टीपू सुल्तान, ठीक है। तो आगे चलते हैं चौथे सवाल पे। द राजराजेश्वरम टेम्पल वॉज कंस्ट्रक्टेड बाय, राजराजेश्वरम मंदिर जो है वो किसने बनवाया था? ऑप्शन दिया है परंटका चोला, महेंद्र वर्मन पल्लवा, राजाराज चोला या आदित्य चोला। चार ऑप्शन दिए हुए, उत्तर मैं बताने जा रहा हूं, आप एक बार इसको पॉज कर लो। सी सही उत्तर है और राजाराज चोला करेक्ट आंसर है। कैसे? देखो, ये हमने पहले पढ़ा है कि बृहदेश्वर मंदिर जो है वो, उसके बारे में मैंने पहले पढ़ा रखा है, थंजावुर में है बृहदेश्वरा टेम्पल, और ये ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स है ना जो तीन, उनमें से एक है आपका बृहदेश्वरा टेम्पल ऑफ थंजावुर, ठीक है, एक उसमें एरटेश्वरा है, और एक और बृहदेश्वरा टेम्पल है, तीन है टोटल, ठीक है। तो ये बृहदेश्वरा टेम्पल तो थंजावुर का है, इसको राजराजेश्वर मंदिर भी कहा जाता है, और इसे राजा राज चोला ने बनाया था। यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट का हिस्सा है, 1987 में ही इसको यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इंक्लूड कर लिया गया था। ये है बृहदेश्वरा टेम्पल, ठीक है, थंजावुर का, ग्रेट लिविंग चोला टेम्पल्स में आता है अभी भी। नेक्स्ट, हिजरत। हिजरत जो है द मुस्लिम एरा बिगेन इन, हिजरत जो है वो कब जो है ये मुस्लिम एरा में शुरू हुआ? 622 AD, 612, 630 या 600? जल्दी बताएं। चलो मैं उत्तर दे देता हूं, आप पॉज कर लीजिए, ठीक है। चलो ए इसमें सही है। देखो इसके पीछे कहानी है, प्रॉफिट मोहम्मद, हजरत मोहम्मद साहब का जन्म हुआ 570 AD में। अनलाइक क्रिश्चियनिटी, जिसमें क्रिश्चियन कैलेंडर्स में क्या होता है कि जीसस के बर्थ से ग्रेगोरियन और जूलियन कैलेंडर में उनके बर्थ को रेफरेंस माना जाता है, और वहां से तारीख जो है वो डिवाइड होती है। उससे पहले वाला, जीसस के बर्थ से पहले वाला BC, बिफोर क्राइस्ट, उनके बाद वाला एनो डोमिनी, ईयर्स ऑफ द जीसस, ठीक है। तो ये है, लेकिन इस्लामिक कैलेंडर में ऐसा नहीं होता। इस्लामिक कैलेंडर में जिस दिन प्रॉफिट मोहम्मद जो मैसेंजर हैं वो मक्का छोड़ के मदीना गए, उस दिन से जो है इस्लामिक कैलेंडर की शुरुआत होती है, क्योंकि उस दिन से इस्लाम सही मायने में स्प्रेड होना शुरू हुआ, ठीक है। तो ये है इसका रीजन। हिजरत अरबिक वर्ड है, हिज्र से निकला है, जिसका मतलब है छोड़कर चले जाना, अबैंडन कर देना या शिफ्ट कर जाना। अगला ये जो है आपको सही मैच बताना है। कुमार मात्याज, महामात्याज, निमत्राज और सुमंत, सामने कुछ डायनेस्टीज दी हुई है, इनके साथ आपको सही तरीके से मैच करना, ठीक है। तो पहला ऑप्शन 1 2 3 4 है, दूसरा 2 1 4 3, तीसरा 1 2 4 3 और चौथा 2 1 3 4। चले उत्तर पर चलते हैं। उत्तर ये रहा, उत्तर है 2 1 4 3। इसका मतलब मैं आपको एक बार सही मैच करके दिखाऊं, सही मैच देखिए एक बार, ये देखिए सही मैच, कुमार मात्याज देखो, कुमार मात्याज मौर्याज के समय में, महामात्याज गुप्ताज के समय में, निमत्राज चोलाज के समय में, और सुमंत मराठास के समय में। सुमंत जो है वो फॉरेन मिनिस्टर्स होते थे मराठास के समय में। कुछ वेबसाइट जो है ना इस क्वेश्चन को दिखा रही हैं और वो गलत दिखा रही हैं, उन्होंने सुमंत को चोलाज के साथ दिखा दिया, निमत्राज को मराठास के साथ। ध्यान रखना, निमत्राज आएगा चोला के साथ और सुमंत आएगा मराठास के साथ, ठीक है जी। तो ये इसमें आपका सही है। वहां पे जो गलती है, जो बच्चे उसी को पढ़ रहे हैं, जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अपने MCQs, तो एक बार उसको वहां से ठीक कर लेना, ठीक है। तो वही बच्चे गलत चीज ही पढ़ लेते हैं, तो ये ध्यान रखना, ये गलती है वहां पर। नेक्स्ट, लॉन्ग पालम बाउली इंस्क्रिप्शन एट दिल्ली इन द क्लासिकल संस्कृत characteristically claims that owing to the ruler's benign rule, the god Vishnu relinquishing all worry sleeps in peace on the ocean of milk, about which ruler it has been claimed। इसका मतलब पता है क्या है कि एक पालम में, दिल्ली में बाउली इंस्क्रिप्शन है, वहां पर जो है ना, वहां पर एक इंस्क्रिप्शन पे लिखा है कि इस रूलर के समय पे
जिसके बारे में बात हो रही है यहाँ पे, इस रूलर के समय पे भगवान विष्णु भी अपनी सारी चिंताएं छोड़कर आराम से शांति से सो रहे हैं दूध के सागर में। तो ये किसकी बात हो रही है? वो कह रहे हैं कि इनका जो पीस है, जो रूल है, वो रेन है, वो बहुत पीसफुल है। तो ये किस रूलर की बात हो रही है? अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन बलबन, फिरोज शाह तुगलक या इल्तुतमिश? ठीक है, तो इसका उत्तर मैं बता देता हूं आपको, आप कर लो पॉज। ठीक है, आंसर है बी, गयासुद्दीन बलबन। बलबन क्यों? अब देखो, बलबन ने ना, एक तो बलबन जो है वो 1274 में जो है वो स्लेव डायनेस्टी के एक सुल्तान थे। हरियाणा के बारे में लिखा गया है यहाँ बाउली इंस्क्रिप्शन में कि तोमर पहले जो है इस धरती पे रूल करते थे, फिर चौहान आ गए, चौहानों के बाद आ गए साका। साका मतलब ये स्लेव डायनेस्टी की बात हो रही है। यहाँ पे जो साका शब्द है वो स्लेव डायनेस्टी के लिए। फिर उन्होंने इस शहर का नाम जो लिखा है इस इंस्क्रिप्शन, वो दिल्लीपुरा और योगिनीपुरा लिखा है, और ऊपर से स्लेव डायनेस्टी का इस समय पे रूल है। अलाउद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक और इल्तुतमिश जो है वो तीनों नहीं है, क्योंकि इल्तुतमिश खैर है स्लेव डायनेस्टी से, लेकिन बात यह है कि इल्तुतमिश के बारे में ये नहीं कहा गया। इट इज स्पेसिफिकली फॉर सुल्तान बलबन, क्योंकि उनका पीरियड था 1266 से 87, और ये इंस्क्रिप्शन कब का है? 1274 का। ठीक है जी, चलो। Which of these statements related to नाना साहेब are correct? नाना साहेब से जुड़ी हुई इन स्टेटमेंट्स में आपको ध्यान देना है। ठीक है, नाना साहेब का नाम हम 1857 की वॉर में सुनते हैं, तो कौन है ये? ध्यान रखना, he was adopted son of पेशवा बाजीराव II। यहाँ पे बोला ये बाजीराव द्वितीय के अडॉप्टेड सन थे। He led the revolt of 1857 from पुणे। इन्होंने पुणे से जो है वो रिवोल्ट किया था। तीसरा, तांत्या टोपे was जनरल ऑफ नाना साहेब इन द 1857 रिवोल्ट। तांत्या टोपे जो है वो नाना साहेब के जनरल थे 1857 रिवोल्ट में। आपको बताना है ए बी करेक्ट है, बी सी करेक्ट है, सी डी ए सी करेक्ट है, या ऑल ऑफ देम आर करेक्ट। ठीक है, तो देखो सही बता देता हूं मैं आपको, आंसर है सी। देखो, पहला ठीक है, हाँ, पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन थे ये, लेकिन इन्होंने पुणे से रिवोल्ट नहीं, पुणे तो छिन गया था भाई। पुणे तो 1818 में पुणे पर तो अंग्रेजों ने कब्जा कर लिया, और नाना साहिब को भेज दिया था पेंशन देके बिट्ठूर, कानपुर के नजदीक। और कानपुर से जो है सॉरी, बाजीराव द्वितीय को भेजा था, बाजीराव सेकंड को। फिर बाजीराव सेकंड वहां गए तो उनके बेटे भी वहां चले जाएंगे, तो इसलिए ये वाला हो जाएगा ऑप्शन गलत। और तांत्या टोपे जो है जनरल नाना साहिब के थे, बिल्कुल ठीक है, उनके सबसे काबिल जनरल थे तांत्या टोपे, जो सबसे लास्ट में पकड़े गए थे 1857 के युद्ध में। ठीक है, तो इसी हिसाब से आपका करेक्ट आंसर ये वाला है। ठीक है जी, ए एंड सी। चलो, ये है तांत्या, ये सॉरी नाना साहेब। नाना साहेब पेशवा बाजीराव के अडॉप्टेड सन, तांत्या टोपे इनकी सेना में एक जनरल थे। अगला, ये कुछ नाम दिए हैं, कौटिल्य, जयदेव, भानभट्ट और हरिसेन। इनको क्रोनोलॉजिकल सीक्वेंस में लगाना है, जिस क्रम में ये पैदा हुए या ये एग्जिस्ट करते थे। ठीक है, ये बड़ी महान हस्तियां हैं। तो ये देखिए, आंसर है बी 1432। इसका मतलब देखो, सबसे पहले कौटिल्य 3rd सेंचुरी बीसी में, बिफोर क्राइस्ट, जब ये मॉडर्न पीरियड में थे। हरिसेना गुप्ता वंश के समय पे हुए। उसके बाद जयदेव 12वीं शताब्दी, और भानभट्ट उससे पहले 7वीं शताब्दी। तो 1 सबसे पहले, देन 4, देन 3, फिर ये, और देन 2। तो 1432 ही तो है हमारा ऑप्शन में, 1432। ठीक है जी, चलो आगे। विच ऑफ दी स्टेटमेंट्स रिलेटेड टू हरिसेना आर करेक्ट? हरिसेना, अभी नाम था हरिसेना, तो उनसे जुड़ी ये स्टेटमेंट है। हरिसेना वॉज 4th सेंचुरी संस्कृत पोएट, संस्कृत के कवि थे, 4वीं शताब्दी से लेना देना था। अभी शायद अभी पढ़ा था हमने। मोस्ट फेमस पोएम 345 सीई में सिरका, तकरीबन 345 में इन्होंने लिखी थी, और समुद्रगुप्त के बारे में की ब्रेवरी के बारे में उसमें लिखा है, और अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पर भी उसके बारे में लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये पोएम जो है वो अलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन पे उनकी फेमस पोएम मिलती है, नाम बताऊंगा अभी। ठीक है, और इंपॉर्टेंट फिगर थे गुप्ता पीरियड के चंद्रगुप्ता 1। तो बताइए, ए एंड बी करेक्ट, बी सी करेक्ट, ए सी करेक्ट, या ऑल आर करेक्ट? ठीक है, तो मैं बताने जा रहा हूं, आप पॉज कर लो। ठीक है,
ये लो उत्तर। देखो सही उत्तर इसमें ये है, देखो 4th सेंचुरी के संस्कृत पोएट थे, ठीक है। 345 सीई में इन्होंने पोयम लिखी थी जो राजा समुद्रगुप्त की वेवरी के ऊपर थी, और इलाहाबाद पिलर इंस्क्रिप्शन जो है उसमें ये मिलती है ये पोयम। इसको कहते हैं प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, प्रशस्ति होता है किसी की जो है प्रेज करना। तो प्रयाग इस जगह को बोलते हैं, इलाहाबाद को, प्रयागराज है ना वहां। तो प्रयाग में एक प्रशस्ति पत्र है जो एक शिला पर लिखा हुआ है, वो अबाउट समुद्रगुप्ता है एंड इट इज बाय हरिसेना। उसके अलावा वो इंपॉर्टेंट फिगर थे गुप्ता एम्परर। चंद्रगुप्ता वन के कोर्ट में नहीं जी, ये समुद्रगुप्ता के ही कोर्ट में थे, ये सीधा वहीं से सॉल्व हो जाना था, तो ये वाला गलत है। तो इसलिए ऑप्शन आएगा आपका ए बी करेक्ट, तो यानी ए बी करेक्ट। ठीक है जी, चलो चलो जी, आज के लिए इतना ही। ये हमारा शेड्यूल है, एक बार आप देख सकते हो, इस क्रम में आपके सामने क्लासेस लगेंगी। तो आज के लिए इतना ही। और ये इंपॉर्टेंट सवाल जो है ना, इनकी आप प्लेलिस्ट जो है वो बना सकते हो, ऐड कर सकते हो वीडियोस को, और ये आपको बहुत फायदा देंगी। ये आपको जो आपके जो आने वाले एग्जाम्स हैं उसमें बहुत मदद करेगी, मैं कह रहा हूँ गारंटी। क्योंकि इससे बाहर सवाल नहीं आएंगे। जितने मैंने सेशन लिए हैं अब तक, हर हफ्ते हमारे सेशन होते हैं, तो इतने सेशन में बहुत सारे सवाल आपको मिल जाएंगे। तो ये सभी सेशन से आप फायदा उठा सकते हो, और बहुत इंपॉर्टेंट ये सवाल जो है जो हम हर हफ्ते डिस्कस करते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे, धन्यवाद।